हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये एक पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका, जिसका कोड है 825 एमजी एमडी। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो चलो एक-एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और जो मानचित्र वाले प्रश्न है आप देख सकते हो इस मैप पे मैं मानचित्र वाले प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहना और बाकी कहूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की लगातार इस चैनल पे तैयारी कराई जा रही है। तो चलो, सबसे पहले आप जानते हो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर में टाइम मिलेगा। 70 मार्क का आप लोग का पेपर होगा, ठीक है? 30 मार्क का स्कूल लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम यानी सोशल साइंस का पूरा 100 मार्क का पेपर हो गया। आपको ये निर्देश कुछ पढ़कर आपको बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है? यानी 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, नहीं 3 घंटे 15 मिनट कुल आपको टाइम मिलेगा। सभी प्रश्न करना इसमें अनिवार्य है, ठीक? प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में आप लोग के ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है, ठीक है? उसके बाद देखो, ओएमआर शीट पे आपको ना इरेजर या फिर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, पूर्ण रूप से यह वर्जित है। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब स्टार्ट होगा जिसमें 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रश्न है और वह 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है? खासकर वो 3 पार्टों में बटा हुआ है, एक वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, एक वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड और उसके अलावा मानचित्र वाला प्रश्न, ठीक है? तो ये देखो, खंड ब 50 अंकों का है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट तथा वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड। उसके अलावा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न और दिए गए हैं, ठीक है? अब देखो, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ओके, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसमें बताया कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो देखो, वर्णनात्मक प्रश्न जो फर्स्ट है वो 4-4 अंक वाला है और ये आपका 6-6 मार्क वाला प्रश्न है, यानी दोनों लॉन्ग वाले हैं। एक तरह से इसको शॉर्ट बोला जा रहा है लेकिन ये भी लॉन्ग ही है एक तरह से। उसके बाद देखो, यहाँ पे मानचित्रों को क्या करना है कि इस प्रश्न पत्र से फाड़कर, आपका पेपर होगा तो उसमें इसमें ही पीछे रहेगा मानचित्र, उसमें से फाड़कर और निकाल लेना है और फिर उसमें चीजें भरना है। दृष्टिबाधित जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो ये निर्देश है। बाकी चलो, अब हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो हम लोग के एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये हमें बताना है। ऑप्शन 1882, 1885, 1887, 1880 दिया हुआ है। सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, 1885। उसके बाद सेकंड प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? भाई, जो आर्थिक महामंदी शुरू हुई, विश्व आर्थिक महामंदी, उसका प्रारंभ कब से हुआ? 1929 में। 1929 में उसका प्रारंभ हुआ, लगभग 33 तक चला। तो ये आपका इसका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड प्रश्न के लिए। चलो, उसके बाद मेरे भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेकंड के बाद इधर मैं थर्ड वाले प्रश्न पे आ जाता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। और देखो, थर्ड वाला प्रश्न क्या है हम लोग का? थर्ड वाला प्रश्न है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसने कहा था? तो ये बिस्मार्क कहा था, काबूर कहा था, मेजनी जिसको मैथ्सिनी भी कहा जाता है, या फिर मैटरनिक? तो ये मैटरनिक ने कहा था। और मैटरनिक ये आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये भी याद रखना। ये क्या था? ऑस्ट्रिया का, यहाँ पे आधा स रहेगा, ठीक है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर मीन्स एक तरह से वैज्ञानिक, ठीक है? माफ करना, वैज्ञानिक बोला, प्रधानमंत्री। मेरा दिमाग थोड़ा बाहर उधर चला गया, किसी को देखने लग गया। चलो, तो यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मैटरनिक ने कहा था। मैटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया देश है, उसका चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। चलो, उसके बाद तीसरे के बाद चौथा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ओके, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी ये हमें बताना है। तो जर्मनी अगर आ जाए तो सीधे सीधे याद रखना आप, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है? जर्मनी के एकीकरण में, या जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो वो ऑटो वन बिस्मार्क। आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी। बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, ये राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो भाई,
विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य यहाँ बेल्जियम में सामुदायिक सरकार में मतलब उसमें सत्ता की साझेदारी है। आपका ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। देखो संघ सूची का विषय मीन्स कहने का मतलब संघ मीन्स एक तरह से इसका मतलब केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक। अब देखो मतलब संघ सूची का विषय यानी ऐसा विषय जिस पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, तो वो रक्षा है। रक्षा से संबंधित जो भी कानून बनता है वो केंद्र सरकार बनाती है। हालांकि कृषि, व्यापार, शिक्षा ये मतलब दोनों लोगों का विषय है एक तरह से। चलो उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं ये प्रश्न संख्या में 8 में बताना है। 26, 27, 28 या फिर 29। बाकी ये प्रश्न आप बताओ, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताओ, मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं छोड़ दूँ ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या बताओगे मेरे यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता ही देता हूँ। तो देखो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो सिंपल 28 राज्य हैं और ये भी याद रखना 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिसपे केंद्र नियंत्रण करता है, क्लियर। चलो जिसमें आपका लद्दाख भी है, जिसपे आजकल काफ़ी आप जानते हो कि न्यूज़ में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था आज से 2-3 महीने पहले। आगे चलते हैं 8वें के बाद प्रश्न संख्या 9 पे। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका मतलब उसका अर्थ क्या होता है। समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, कोई इसका मतलब नहीं है। बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं ये पहला ऑप्शन सही है कि समाज में स्त्री और पुरुष की जो असमान भूमिका है वो लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है। जैसे नहीं हम कह देते हैं लड़कियों को कि यार तू मतलब लड़की है, चूल्हा चका ही कर तो अच्छा रहेगा, बाहर थोड़ा कम जा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग लैंगिक रूप से, ठीक है, यानी लिंग के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं, समझ गए। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सिंपल हिंदी है। चलो प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत या परंपरागत संसाधन आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ठीक है। देखो प्राकृतिक गैस को हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या है, सीमित है, ठीक है, सीमित मात्रा है, यानी फ्यूचर में ये खत्म भी हो सकता है। तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलो या जिसको आप गैर परंपरागत भी कह सकते हो। आगे देखते हैं 11 के बाद प्रश्न संख्या 12 कि लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 है कि लैटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन दिया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये महाराष्ट्र ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य का हमें नाम बताना है इस प्रश्न पे। तो वो मध्य प्रदेश, पहला ही ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश तांबा का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक, देखो अधात्विक बताना है, धात्विक नहीं अधात्विक, मैग्नीज, अब्रक, बक्साइड या फिर जस्ता। ये प्रश्न संख्या हम लोग की 14 है। तो देखो ये अब मैग्नीज, बक्साइड या फिर जस्ता ये सब धात्विक खनिज है, लेकिन ये आपकी अधात्विक खनिज है अब्रक। तो बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमें अधात्विक पूछ रहा था। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है। अजैव मीन्स जिसमें जीवन न हो, और जैव पूछे तो जिसमें जीवन हो। तो अजैव पूछा है मीन्स जिसमें जीवन नहीं है। तो देखो चट्टाने दिया है, चट्टानों में जीवन नहीं होता है, ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। या फिर उसके अलावा जैसे मत्स्य यानी मछली, प्राकृतिक वनस्पति या पशुधन जो भी हो गए ये भाई जीवित प्राणी, इनको सजीव माना जाता है, तो ये जैव संसाधन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। सब लोग जानते हो भैया केरल में, ठीक। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र यानी सीधे जमीनी स्तर से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, वो मछुआरा ही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक नहीं होगा, व्यापारी नहीं होगा, डाकिया नहीं, आपका मछुआरा हो जाएगा। ये देखो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक, तृतीयक, ये क्षेत्रक क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग जब लॉन्ग
क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना लॉन्ग वाले, तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ जानो कि मतलब प्राथमिक क्षेत्रक जो मतलब सीधे मतलब पहला स्तर इसका है जो सीधे प्रकृति से संबंधित हो। चलो उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हो गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ओके, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुई या कब पारित हुआ, ठीक है। तो वो आपका 2005 में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या जिला अधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट के पास। तो देखो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए जो मेन लीगल तरीका है उसके अनुसार तो उपभोक्ता केंद्र ही जाना चाहिए, तो ये सी वाला ऑप्शन हो सकता है राइट। बाकी तो लोग जानते ही हो कि हर चीज़ में पुलिस के पास जाते हैं। आगे चलते हैं 19 के बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अब देखो ये 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो क्षेत्र के यहाँ 2 प्रकारों में आपका बांटा जाता है, असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक। तो असंगठित क्षेत्रक में क्या आएंगे कि कृषि मजदूर, ठीक है, जिनके देखो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि मजदूर आएगा और ये बैंक मैनेजर, सैनिक या राजपत्रित अधिकारी ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। असंगठित क्षेत्रक में मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे मजदूरों के लिए ये यूज किया जाता है ये शब्द। ऐसे मतलब लोग, ऐसे मजदूर एक तरह से होते हैं मतलब जिनके काम के घंटों का कोई मतलब टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, उनका वेतन निश्चित नहीं है, ठीक है। ईंट भट्ठों में काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि मजदूर सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो एक तरह से सैलरी पे काम करते हैं, जिनके कामों के घंटे निश्चित हैं, जैसे बैंक मैनेजर, सैनिक यानी वही आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, या फिर राजपत्रित अधिकारी मतलब वही सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, ये सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। चलो तो प्रश्न संख्या 20 भी क्लियर। अब आगे देखो खंड अ के बाद खंड ब में, देखो इसमें खंड ब में 2 प्रकार के मैंने प्रश्न बताया कि एक वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट, एक वर्णात्मक प्रश्न आपका सेकंड रहेगा। तो वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट में आपके यहाँ पे देखो 1 2 3 4 प्रश्न रहेंगे और चारों में अथवा अथवा का ऑप्शन होगा, मतलब एक नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर लो, इसमें भी एक नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर लो। और ये 4 मार्क के प्रश्न रहेंगे, तो इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को करना होगा और आपको 16 नंबर मिलेगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैप वाला प्रश्न आपको करा देता हूँ। और देखो यहाँ पे जो वर्णात्मक प्रश्न सेकेंड रहेगा, इसमें थोड़ा लंबे और प्रश्न रहेंगे जो 6 मार्क वाले रहेंगे। इसमें भी आपके कुल 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में अथवा अथवा का ऑप्शन यानी 8 कुल प्रश्न रहेंगे और उसमें से 4 का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक प्रश्न का 6 मार्क यानी 6 चौका 24 मार्क मिलेगा अगर 4 प्रश्न कर देते हो तो, ठीक है। और इनका आंसर 150 शब्दों में देना होगा और इनका 80 शब्दों में आंसर देना होगा, यानी ये थोड़े छोटे हैं, ये बड़े हैं। क्लियर। तो इसको शॉर्ट बोल सकते हो, इसको लॉन्ग बोल सकते हो, आपका मन। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी जो इसके आगे मतलब 28 के बाद ये मानचित्र संबंधित प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 29 होगा। इसमें 2 मानचित्र संबंधित प्रश्न होंगे, एक क और एक ख। क वाला आपका हिस्ट्री से होगा, इतिहास वाले पार्ट से होगा, और ख वाला आपका भूगोल वाले पार्ट से होगा। बाकी जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और उसके अलावा पॉलिटी वाले से आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में। तो चलो इन दोनों को भी हम लोग कर लेते हैं, इनको भी मैं एक एक मैप में आपको मतलब अच्छे से दर्शा कर बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसमें हमें पहला प्रश्न क है हिस्ट्री वाला। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये चिन्ह दिया है कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित हमें दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 + 1/2 यानी आधे आधे अंक हमें मिलेंगे, वो अंक निर्धारित है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ओके, हमें उस स्थान का नाम बताना है जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था। और केवल नाम बताने का आधा मार्क, और इसको हम मैप में दर्शा देते हैं तो उसका हम लोग आधा मार्क यानी 1 मार्क मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भाई वो कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हम लोग का मद्रास हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, मद्रास, यानी जिसको अभी हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखो पहले मैं इनका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैप में दर्शाता हूँ। या चलो कोई दिक्कत नहीं, मद्रास है तो मद्रास को दर्शाते हैं। अब देखो मद्रास कहाँ है, तो ये नीचे वाला ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपका चेन्नई मतलब वही चेन्नई है, पूरा का पूरा तमिलनाडु है, और यहाँ पे मद्रास पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग जो भी चिन्ह दिया था, ऐसे ये चिन्ह दिया था ऐसे दर्शा देंगे और इसे बाहर निकाल कर यहाँ पे लिख देंगे। ये फर्स्ट का उत्तर है ना, तो लिख देंगे फर्स्ट, और क्या इसका उत्तर है मद्रास। तो ऐसे हम लोग मद्रास लिख देंगे। तो इसका आपको ये दर्शाने का आधा मार्क, लिखने का आधा मार्क, 1 मार्क मिल जाएगा। सेकंड प्रश्न, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, कहाँ किया था भाई? नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह, तो भाई बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। तो बिहार का चंपारण जिला यहाँ पे देखो, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ना, देखो ये पूरा पूरा मैप है, यहाँ पे ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये हम लोग का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और उसके यहाँ साइड में बिहार है, और बिहार में इतना बड़ा इधर तक बिहार है, लेकिन चंपारण यहीं पे स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा जो चिन्ह दिया है भाई, सबके लिए एक ही चिन्ह यूज करना है, ये जो दिया है सभी प्रश्नों के लिए। हिस्ट्री में ऐसा ही होता है, और भूगोल में हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह देता है, तो यहाँ एक ही चिन्ह हम लोग यूज करेंगे। तो ये चिन्ह हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग का, ये हम लोग का सेकेंड का आंसर है, तो ऐसे मैं थोड़ा बाहर निकाल कर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हम लोग का सेकेंड का आंसर है, और ये क्या आंसर है? चंपारण। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे, ठीक है, हो गया, सेकंड का आंसर भी हो गया। अब देखो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, ठीक है, कहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वो इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद जिसको अभी प्रयागराज भी कहते हैं। तो वो हम लोग का ये उत्तर प्रदेश है पूरा पूरा, और इलाहाबाद यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे चिन्ह दर्शा कर ऐसे बना देता हूँ, और ऐसे निकाल कर, ठीक है, ऐसे ऊपर आपको अच्छे से इंची से ये सीधा सीधा खींचना है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये थर्ड का उत्तर है ना, तो थर्ड लिख कर और लिख देता हूँ इलाहाबाद, ठीक है। ऐसे ही आपको एकदम आपको एग्जाम में करना है। उसके बाद हम लोग का थर्ड के बाद फोर्थ वाला प्रश्न है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। भाई सूती मिल श्रमिक जो थे कहाँ सत्याग्रह आंदोलन किए थे? तो गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक। तो भाई देखो अहमदाबाद कहाँ है? तो ये हम लोग का अहमदाबाद है, ये हम लोग का राजस्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और ये हम लोग का गुजरात है, ठीक है, ये एमपी है, ठीक, और ये हम लोग का महाराष्ट्र है। तो ये आपको ऐसे आउटलाइन मैप ऐसे ले लेना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, और या पूरा भरा हुआ भी ले सकते हो, और आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का, ये देख रहे हो जो ना, ये हम लोग का गुजरात है, और गुजरात में अहमदाबाद यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी चिन्ह था उसको मैं ऐसे दर्शा दिया, और उसके बाद वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया तो ये अहमदाबाद। तो ऐसे इस साइड थोड़ा मैं लाकर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम लोग का फोर्थ का उत्तर है, ये फोर्थ का हम लोग का उत्तर है, और ये क्या उत्तर है? अहमदाबाद, ठीक है। चलो बाकी कहो कि भैया यहीं पे हम फोर्थ लड़का और अहमदाबाद नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा ये वो खराब लगेगा, ऐसे ये ठीक लगता है, ठीक। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भाई पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब लोग जानते हो, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। तो देखो पंजाब कहाँ पे पड़ता है? तो देखो ये हम लोग का यूपी हो गया, ठीक है, यूपी से इधर सटा हुआ ऊपर की तरफ ये उत्तराखंड हो गया, और देखो ये छोटा सा यहाँ आपको दिख रहा होगा ये दिल्ली है, और इससे ही सटा हुआ ये आपका हरियाणा है, और इसके बगल में ये पंजाब है, और पंजाब में यहाँ पे अमृतसर पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अमृतसर ऐसे कर कर, और इसको आप इधर ही साइड निकालो, इधर मैं निकाल लेता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हम लोग का 5वां प्रश्न है ना, तो ये 5वें का हम लोग का उत्तर हो गया, ठीक है। आप ऐसे तिरछा भी लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सीधा सीधा लिख दो, ये 5वें का उत्तर हो गया, ये क्या हो गया? अमृतसर। क्लियर क्लियर ये भी प्रश्न। अब चलो 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 प्रश्न हम लोग के 5 मार्क मिल जाएंगे, ऐसे अगर आप मैप में करते हो, ऐसे आप दर्शाते हो तो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं, 29 का क के बाद हम लोग ख प्रश्न पे, और ये जो प्रश्न होता है भूगोल वाला होता है, ये सारे के सारे आपके इतिहास हिस्ट्री से थे, ये आपके भूगोल वाला है। तो चलो इनको भी एक एक कर हम लोग कर लेते हैं। तो देखो इसको दिए गए रेखा मानचित्र में आपको सही नाम और सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की एक नदी हमें इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित, ठीक है। चलो तो दक्षिण भारत की एक नदी हम लोग दर्शा देते हैं। अब दक्षिण भारत की कोई भी नदी, आप गोदावरी, कावेरी, कोई भी दर्शा सकते हो। तो मान लो मैं कावेरी नदी को यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ठीक है। अब कहाँ कावेरी पड़ती है, ठीक है, तो हम लोग की कई राज्यों में बहती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मैं तमिलनाडु में ही मान लो मैं दर्शा देता हूँ, और चिन्ह दिया है, देखो ये वाला चिन्ह दिया है, ठीक। तो इस चिन्ह से मैं दर्शा देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे था और ऐसे कुछ था ना, इसी प्रकार है ये चिन्ह, ठीक है। चलो ऐसे है तो इसको दर्शा देता हूँ, और यहाँ पे निकाल कर लिख देता हूँ, ये हम लोग का फर्स्ट का उत्तर हो गया
कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी या कावेरी भी केवल लिख सकता हूँ। पहले का उत्तर हो गया। सेकंड है कि कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाने। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र आप गुजरात भी दर्शा सकते हो, क्योंकि गुजरात भी है कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र, और महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र को भी दर्शा सकते हो। अब देखो गुजरात में यहाँ कहीं भी दर्शा दो, महाराष्ट्र में ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है तो कहीं भी दर्शा दो। तो यहाँ पे मान लो मैं दर्शा देता हूँ, यहीं पे नागपुर भी पड़ता है, तो आप सीधे सीधे राज्य का ही नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चिन्ह देखो, इसमें अलग अलग चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये जो चिन्ह दिया है उसी चिन्ह को मैं बनाकर यहाँ पे दर्शा देता हूँ, ठीक है। ऐसे जो भी जैसे भी ये चिन्ह दिया है वैसे आप, ओके, तिरछा तिरछा ये दिया है तो तिरछा तिरछा बनाना। और यहाँ पे ये किस प्रश्न का उत्तर है, तो ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है, तो ये सेकंड का उत्तर है, तो सेकंड मैं लिख देता हूँ, और ये मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र। और यहाँ स्पेसिफिक जगह का नाम लिखना चाहते हो तो नागपुर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं महाराष्ट्र ही लिख देता हूँ, क्योंकि पूरे लगभग महाराष्ट्र में कपास की खेती की जाती है। अब चलो सेकंड का उत्तर हो गया, ओडिशा का एक समुद्र पत्तन, यानी समुद्र पत्तन मीन्स वही बंदरगाह, ये चिन्ह दिया है त्रिभुज वाला, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। तो देखो उड़ीसा कहाँ पे है, तो देखो ये हम लोग का यहाँ पे उड़ीसा है, ये वाला जो है ना ये हम लोग का उड़ीसा है भाई, यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा, ठीक है, और ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का उड़ीसा है और ये हम लोग का झारखंड है, तो उड़ीसा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहीं पे हम लोग का एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। तो इसको हम लोग दर्शा देंगे, त्रिभुज वाला जो साइन दिया था उस द्वारा मैं यहाँ पे दर्शा दिया, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये हम लोग का इसका नाम पारादीप बंदरगाह, काफ़ी फेमस है, तो मैं इसको इसका आंसर लिख दिया, काम खत्म। चलो उसके बाद फोर्थ वाला प्रश्न देख सकते हो, यह क्या है कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सहित दर्शाना है। तो एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम, भाई जो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन छोड़ो तमिलनाडु हम लोग क्यों जाए, हम लोग के उत्तर प्रदेश में ही अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे बुलंदशहर के आसपास चिन्ह कौन है, ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो हम लोग का गोला पार करो ऐसे, ठीक, ये चिन्ह हो गया। यहीं पे बुलंदशहर के आसपास है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे निकाल कर और लिख दो। ये हम लोग का फोर्थ प्रश्न था ना, तो फोर्थ का ये उत्तर हो जाएगा। और क्या उत्तर होगा, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, ये नाम लिख दो, काम खत्म। अब चलो उसके बाद अंत वाला प्रश्न है कि असम का राजधानी नगर, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। ओके, असम की राजधानी दिसपुर, सब लोग जानते हैं। अब देखो आपको असम कहाँ है ये मालूम होना चाहिए, तो देखो असम ये वाला है, ये वाला जो एरिया यहाँ से ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ लेना, ये वाला असम है, ठीक है, असम। और यहीं पे इसकी राजधानी दिसपुर यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ये जो चिन्ह दिया था ऐसे कर और बीच में ऐसे ये दिया था, तो यहाँ पे दिसपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख दो या इधर ही निकाल कर इधर लिख दो आप लोग, दिसपुर, अच्छा ये हम लोग का 5 है ना, तो पहले 5 लिख दो और उसके बाद लिख दो दिसपुर, ठीक, काम खत्म। तो ऐसे आपको इसको दर्शा देना है, तो ऐसे दर्शा दोगे तो इसका भी आपको 5 मार्क और इसका 5 मार्क, 10 मार्क आपको मिल जाएगा। चलो तो ऐसे दर्शाना है। तो देखो इस वीडियो में हमने 20 MCQ और 5-5 ये 10 मार्क के हमने जो मानचित्र वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से दर्शाकर सीख लिया कि कैसे दर्शाना है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया और ये आपके प्रश्न भी क्लियर हो गए। और देखना ये आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कराऊंगा ना मैं वही एकदम सेम टू सेम डिट्टू एग्जाम में मिलेगा। चलो तो इसको कर लेना, इसको तैयार कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में ये वर्णनात्मक प्रश्न हैं इनको भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।